जी हाँ, हिंदी के कुल 22 प्रश्न हैं। तो इसी के मुताबिक यहाँ पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आई हैव सो मेनी डैश गुड फ्रेंड्स। इसका आंसर ऑप्शन ई को माना गया है, नन ऑफ द एबव, मतलब यहाँ पर यही आंसर माना गया है। ए एंड दी मोर देन वन ऑफ द एबव को छोड़ दिया गया है। तो आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स में नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कि आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। इसमें जो लगेगा वो ए लगेगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि विकल्प ए को सही माना गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन। बिल्कुल एक सेट पैटर्न पर ही यहाँ पर जो प्रश्न है रखे गए हैं, और प्रश्न बहुत ही आसान है। यूं कहिए कि जीएस पर आधारित प्रश्न है ये। तो नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन क्या होता है, फ्लावर्स, ग्रास, वार्डरोब। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो आपका वार्डरोब होगा ये गार्डन में क्या करेगा, तो ऑप्शन सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों यहाँ पर प्लेटफार्म भी होता है, ओवरब्रिज भी होता है, एराबाइल डिपार्चर भी होता है। तो मोर देन वन, यानी कि विकल्प डी आपका जो है यहाँ पर आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द 6th लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी। तो चलिए आपकी रीजनिंग भी यहाँ पर टेस्ट की जा रही है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, पी। इन ए जू डैश लाइव इन ए केज। तो जो छठवां वाला है बर्ड, एनिमल, स्नैक्स, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। डॉटर्स डॉटर इज। तो चलिए संबंधों पर आधारित प्रश्न है ये। डॉटर्स डॉटर इज। तो दोस्तों यहाँ पर नन ऑफ द एबव इसका आंसर है। और माई सिबलिंग्स आर माई। तो यहाँ पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। तो हिंदी वाला यह पार्ट था। इसके बाद जो पार्ट है वो इंग्लिश में, ये इंग्लिश वाला पार्ट था। अब हिंदी को देखते हैं। समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो सम है, यानी कि विकल्प सी ये करेक्ट होगा। कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है। अ उपसर्ग युक्त यहाँ पर माना जा रहा है अथाह को, ऑप्शन ए। कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है। उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रश्न है ये। तो सही जवाब इसका प्यारा है, ऑप्शन सी। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पर है ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है और दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जन्मांध शब्द में कौन सा समास है। जन्मांध शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। तो आंसर इसका है ऑप्शन बी, यानी कि 5 प्रकार होते हैं। अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा। अतिधन इव, अधन तीव, अतिधन व। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, विकल्प ए। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्युत्तर में संधि कौन सी है। तो दोस्तों ये यहाँ पर होगी यण संधि, ठीक है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन ये था कि मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपने काफी पढ़ा होगा। इसका आंसर मन धन रंजन होता है, यानी कि विकल्प ए। विराम चिन्ह, ये जो विराम चिन्ह होता है इसको आप क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। तो इसको क्या कहेंगे आप दोस्तों, तो ये अर्ध विराम होता है, विकल्प बी। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। तो शिष्टाचार, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। व्यास शब्द का विलोम पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यास शब्द है इसका विलोम क्या होगा ये पूछा गया था, जिसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समास, ठीक है। समास, व्यास का विलोम क्या होता है, समास होता है। अगला क्वेश्चन था कि हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो तुर्की ये सही नहीं है, बाकी सब यहाँ पर अरबी में अदब, फारसी आज़ादी, तो ये सब सही है, लेकिन ये वाला जो है ये हमारा आंसर है। मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही जो है ये बिहारी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है, प्रश्न चिन्हों, योजक चिन्हों, विराम चिन्हों। इसका आंसर है विराम चिन्ह, यानी कि विकल्प सी करेक्ट होगा। कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है। कौन सा विकल्प है जो कि विराम चिन्ह का भेद नहीं है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ई में आएगा, ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम, ठीक है, मजदूरी और प्रेम जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। इसके बाद है उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? यह दोस्तों 26 का आंसर ऑप्शन डी है, जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता, नई पौध कमलेश्वर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर है। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अभिधा ये सही माना गया है। कुल मिला के 30 प्रश्न हैं आपकी भाषा अर्हता से संबंधित। तो 28वां क्वेश्चन था कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो ये माने जाते हैं आनंदवर्धन। और निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही शब्द का सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ, कला का उदय जीवन से है। तर्क, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। इसका जो विकल्प बी है, अ और ब दोनों सही हैं, ये सही माना गया है। और 30वां क्वेश्चन आपका था कि स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए, उसके बाद कूट है। स्थापना करा है कि राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो यही होगा कि अ सही है, ब गलत है। परिवर्तनशीलता तो सृष्टि का शाश्वत नियम ही है, तो ये गलत है, ये सही है, यानी कि विकल्प सी सही है। अगला सवाल जो है उर्दू से है। उर्दू में क्या है, यहाँ सबसे पहले जो देख सकते हैं इक़्तिबास दिया गया है। तो इक़्तिबास को आप ज़रूर पढ़ लेंगे ताकि जो है आपको आसानी हो। तो चलिए यहाँ पर हम आपको सवाल का जवाब जो है बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो है सवाल नंबर 9 है, इसका जो है जवाब है 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहाँपुर में कौन पैदा हुए? यहाँ पर जो है ऑप्शन बी है, अशफाकुल्ला खान पैदा हुए। उसके बाद चलिए 10वें नंबर सवाल पर चलते हैं। 10वें नंबर पर जो है अशफाकुल्ला खान के वालिद किस डिपार्टमेंट में थे? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही है, वो पुलिस इंस्पेक्टर में थे। उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं हम। मजहरुन्निसा किस की माँ का नाम था? तो ऑप्शन सी सही है, अशफाकुल्ला खान के वालिदा का नाम था। उसके बाद जो है अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 12 नंबर का है, अशफाकुल्ला खान का शुमार किसकी फहरिस्त में होता है? तो अशफाकुल्ला खान का शुमार जो है वो भगत सिंह और चंद्रशेखर के फहरिस्त में शुमार होता है। यहाँ ऑप्शन ए सही है। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर का, अशफाकुल्ला खान का शायरी में तखल्लुस क्या है? तो अशफाकुल्ला खान ने जो है शायरी में तखल्लुस अपना हसरत रखा था। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मुशब्बा। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद चलते 15 नंबर सवाल पे, वह लफ्ज़ जो अपने माना में मुस्तमल हो लेकिन वह माना मकसूद ना हो बल्कि दूसरे माना देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है किनाया कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद चलिए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। इल्म बदी की कितनी किस्में हैं? इल्म बदी की जो है 2 किस्में हैं। ऑप्शन ए सही है। चलिए उसके बाद जो है अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है, जो नाम किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको लक़ब कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को भारी भरकम करके ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद चलिए अगले सवाल चलते हैं। लफ्ज़ खेलना, करना, लिखना, जाना क्या ज़ाहिर करता है? तो इसमें नहीं है, ज़मीर नहीं, ये फ़ेल है। तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी बल्ले, कश्मीरी शाल, अरबी घोड़ा में कौन सी मिसाल है? यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही है, सिफ़त निस्बती है। चलिए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है, अरे अब तक तुम यहीं हो, वाह वाह क्या खूब, हाँ हाँ ज़रा संभल के चलो, अरे वाह वाह, हाँ हाँ जैसी आवाज़ें निकलती तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है कहते हैं हर्फ फ़िजाइया। ऑप्शन ए सही होगा।
चलिए अगले सवाल की जानकारी। अगला सवाल है, गैर जानदार या बेजान चीज़ों के मुज़क्कर व मुअन्नस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जिनसे गैर हकीकी। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद अगले सवाल की जानकारी चलते हैं। अगला सवाल है, लफ्ज़ों का वह मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब में किसी कदर बामाना होने के बावजूद मुकम्मल ना हो तो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं फ़िक्रा। एक ऑप्शन ए सही है। उसके बाद जो है, चलिए अगले सवाल जानते हैं। जो का मुतरादिफ अल्फाज क्या है? ऑप्शन यहाँ पर जो है बी सही है, नदी जो का मुतरादिफ है। चलिए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है, बासी कढ़ाई में उबाल आना मुहावरा का माना है। यहाँ पर जो है बेवक्त जोश आना। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है, हर्फ इल्लत में कितने हुरूफ होते हैं? तो यहाँ हर्फ इल्लत जो है वो 3 है। हाँ, और उसके बाद जो है, चलिए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है, बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो बेमाना है तो उसको कलमा कहेंगे नहीं, वो हरफैन है, तो यहाँ मोहम्मल। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है, माना के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं? माना के लिहाज से, एक बनावट के एतबार से होता है जिसकी 3 किस्में हैं, और यहाँ पर माना के लिहाज से है इसम की 2 किस्में हैं। चलिए अगला सवाल की जानिब चलते हैं। कवायद की रूप से एक लफ्ज़ किसी एक चीज़ या एक शख्स को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? तो जब एक आ गया तो इसमें वाहिद की जो है बात क्लियर हो गई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है, अकलीम की जमा है। अकलीमन नहीं है, अकालीम, और उसके बाद अकलीमान है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अकालीम सही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अच्छा लगा। चलिए अगले सवाल हम फिर से हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1 सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो विकल्प है उसके मुताबिक हमको जो है यहाँ पर आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है, ये हमको गेस करना है। तो चलिए बताइए फटाफट, आप लोग भी गेस करिए। और इसमें जो ऑप्शन सी है 31वां का 105/304, ये सही माना गया है। अगला है, ये जो क्वेश्चन है कि a बाई बी टू द पावर x-1 इज इक्वल टू b बाई ए एक्स टू द पावर -3, तो x का मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो 2 माना गया है। इसके बाद है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर विकल्प ए को माना गया है। देखो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ना, इसकी पूरी व्याख्या की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बस आपको आंसर बता देता हूँ। प्रश्नों को हल करके एक अलग वीडियो में अपलोड करूंगा, तो उसमें आप देख पाएंगे कि प्रश्नों को कैसे हल किया गया है। एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, तो वह बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसको करेक्ट माना गया है। ऑप्शन सी को यहाँ पर सही माना गया है 1/55 को। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। मूलधन पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी मान रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी 35 का बी। इसके बाद है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात तो 14:11 मान रहा है, 36 का सी सही है। एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है? उसका विकर्ण 4 करणी में 3 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आंसर माना गया वो ऑप्शन बी को माना गया 64 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये जो प्रश्न है आपकी स्टैटिक जीके वाले, ये बाइलिंगुअल है, तो हम हिंदी में ही देख रहे हैं। 38वां क्वेश्चन क्या है? x³ + 1 - x-1 के गुणनखंडों में से एक होगा, तो ऑप्शन ई को उत्तर माना गया। समीकरण x² - 4 = 0 का मूल पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी को मान रहा है। यदि 3x + y = 5 और x - y = 3, तो यहाँ पर जो विकल्प है उसमें विकल्प ए को सही माना गया है। और कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? 41वां है, इसका जवाब ऑप्शन सी को माना गया। यदि 1.5x = 0.04y है तो y - x बाई y + x का ही वैल्यू पूछ रहा है आपसे। और दोस्तों इसका आंसर बनेगा, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी 73/77। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 पे। काफ़ी प्रश्न है यहाँ पर जो कि मैथ से हैं। 83वां जो क्वेश्चन है 0.204 × 42 बाई 0.07 × 3/4 पूरे का जो अंडर रूट लिया जाएगा तो ये किसके बराबर होगा? तो उत्तर है सी।
यदि y का x% 100 है, z का y% 200 है, तो x और z के बीच संबंध पूछ रहा है। इसका आंसर ऑप्शन बी है, z इक्वल टू 2x। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्योंकि समबाहु है तो तीनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी और इसका जो आंसर है वो सी माना गया है। कौन सा एक पद है? 46 को माना गया 4x स्क्वायर, क्योंकि बस इसी में एक पद है, बाकी इसमें 2 पद हैं और इसमें 3 पद आपको दिख रहे होंगे। फिर आ जाइए आगे और अगला क्वेश्चन, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो कोक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? परावर्तन और अपवर्तन में अंतर होता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। बैगनी रंग का जो प्रकाश है ये जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक अपवर्तित होता है, ये ध्यान दीजिएगा। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके? तो उसकी लंबाई के, जो चालक का प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। और माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? बताइए। माचिस तो आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, ये फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाइए कि कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मतलब कौन सा अल्कोहल होता है जो कि आप पी सकते हैं? तो चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपका जीएस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल को आप पी सकते हैं, लेकिन पीना मत भाई। किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो इसका होगा उसके कैलोरी मान के ऊपर। ठीक है, और खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? ये रिएक्शन का मैटर होता है इसमें। विकल्प सी, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन को छोड़ ही देंगे, हिंदी में देखेंगे। कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? 54। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर सी है उसका करेक्ट होगा, ड्रिप प्रणाली। यह पारंपरिक रूप से प्रयोग नहीं लाई जाती है, बाकी तो खंदक चयन चलती है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये होता है 1 जोड़ा। कितना? 1 जोड़ा। मानव कान का श्रवण परास कितना है? तो ये क्वेश्चन तो कक्षा 6 में पढ़ाया गया होगा आपको, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए से करेक्ट है। उच्चतम ऊर्जा किसमें होगी? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो 57 का आंसर है, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर होगा ग्रेफाइट, ऑप्शन सी करेक्ट है। 58 का सी। 59 पे आ जाते हैं और आपका क्वेश्चन था कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? क्या पूछ रहा है? प्रकाश की किरण दर्पण है, ये दर्पण आपका होगा, इसको ऐसे दिखाते हैं, तो 30 डिग्री के कोण पर जो है आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित, ये अभिलंब होगा, इसका 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, और ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि बीच का जो कोण होगा कितना होगा? तो 59 का बी होगा। ठीक है, 60 डिग्री बन जाएगा ये। ठीक, और आहार नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? इसको कहते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये होता है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, यानी कि विकल्प सी सही है। कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोलिंग घर्षण। फिर आ जाइए फटाफट अगले क्वेश्चन पे, और बस 70 प्रश्न पूरे होने वाले हैं। ठीक है, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइए? तो ये हैं के सीतारमन। ठीक है, के सीतारमन नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? मतलब अध्यक्षों के बारे में भी अच्छी खासी यहाँ पर जानकारी मांगी गई। तो डॉक्टर अलका मित्तल, ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अलका मित्तल है। इसके बाद एक इटली की प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो ये है 3167, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर आ जाइए आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2022 की घटना बिपरजॉय क्या थी? बिपरजॉय के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता ही है कि यह एक
उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। देखो अब ऐसे याद करते हैं लोग ये एक चक्रवात था, ठीक है, लेकिन कौन सा ये भी पूछ लिया। तो मतलब थोड़ा सा जब आप करंट पढ़ें तो उसको अच्छे से पढ़ें और कुछ फैक्ट भी अब आप याद रखने का प्रयास करें। चीज़ें बहुत सरल नहीं होंगी और ये कठिन ही होती जाएंगी। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? तो इसमें पीएम जोड़ दिया गया था, आपको याद होगा। तो पीएम पोषण योजना के नाम से इसे जाना जाता है। अब थावे महोत्सव का आयोजन स्थल, तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर है। और बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है? तो ये हैं मैथिली ठाकुर, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हो गए, मतलब हिंदी हो गया और आपका जो सामान्य अध्ययन वाला था, ये 2 पार्ट हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं, ठीक है, और क्रमशः इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या है। तो जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है? जल जीवन मिशन की जो यहाँ पर राशि पूछी जा रही है वो है 70,000 करोड़ रुपए, यानी कि विकल्प ए सही है। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ये है क्लस्टर आधारित गांवों के विकास योजना का नाम। द चिक्को मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शेखर पाठक, ठीक है। और विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 जनवरी को, आने ही वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, आगे बढ़ते हैं। 75, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प डी है ये सही है। इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई, 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ। तो यहाँ पर जो विकल्प है ये ए और बी, ये दोनों सही है, यानी कि विकल्प डी हमारा यहाँ पर आंसर है। अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश, आपने पढ़ा होगा, अभी हाल ही में हुआ था ये। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा है? तो दोस्तों आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का जो आयोजक देश है वो इंडोनेशिया है, ठीक है। अच्छा, भारत जो है, क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? जी बिल्कुल नहीं है। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो 78 का आंसर है जर्मनी। ध्यान दीजिएगा कि पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? जर्मनी ने किया है। कब किया था? 10 मई 2023 को किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फटाफट सभी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे यहाँ पर, चिंता मत करिए। सूर्य क्या है? आज पूछे सूर्य क्या है? पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा? तो सूर्य जो है दोस्तों एक पीला तारा माना जाता है, विकल्प ए सही है यहाँ पर। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हैं? तो 179 हैं, ठीक है। तो ये इसका विकल्प ए सही है। बहुत सारे लोग 181 पर लगा के आए होंगे जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 179 है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था 82 नंबर, पूछा था कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? जीवाश्म जो है उसके मुताबिक मानव की जो उत्पत्ति हुई है उसका केंद्र क्या है? तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? 2 समुदाय होते हैं, उनके बीच जो सांस्कृतिक संपर्क होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एक कल्चरेशन, ठीक है, एक कल्चरेशन। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये मिलेगा आपको बेगूसराय में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, यहाँ पर मैं इंग्लिश को छोड़ रहा हूँ, हिंदी में ही चलते हैं। इंग्लिश देखना है आपको तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा, मैं इंग्लिश वर्जन को है सॉल्व करके वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। टेहरी बांध परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों ये संभववादी विचारधारा से है। अब यहाँ पर टेहरी बांध परियोजना से पूछ रहा है नियतिवादी, संभववादी, वैज्ञानिक नियतिवादी। अब ये जो इसका उत्तर है ऑफिशियली बी माना गया है, लेकिन प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि इसका जो आंसर बी है मान रहा है, ये क्या चीज है पता नहीं। कौन सी उड़ीसा की, वैसे मैं इसको जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूंगा कि इसको लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए। निम्नलिखित में कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरण कृषि है? ठीक है, तो बात हो रही है उड़ीसा की। वहां पर जो
स्थानांतरण वाली कृषि होती है उसका नाम पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब है पोडू, ये आपको पता ही होना चाहिए, पोडू। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? इसको कहते हैं किजसी, किजसी, ठीक है। चलवासी का मतलब होता है जो लोग एक जगह पर नहीं रुकते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो उनका जो तंबू होता है उसको क्या कहते हैं? किजसी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रेशमी वस्त्र जो होता है वो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक बनता है? तो ये भागलपुर में बनता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा? जनसंख्या घट रही है तो मानव भूमि अनुपात में क्या फर्क पड़ेगा? तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। आदमी कम हो जाएंगे तो जमीन जो है बढ़ जाएगी। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? ये आपका मुजफ्फरपुर है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो प्रश्न है सभी 150 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें गलती की संभावना नहीं के बराबर होनी चाहिए। जगदीशपुर इसका आंसर बनेगा। और 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1876 में। किसने की थी ये प्रश्न पूछ रहा है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा ने, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा। अगला क्वेश्चन था कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो ये था अल हिलाल। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है यूपी में भी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेज के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के कौन अध्यक्ष बने थे? तो इसका आंसर है सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट होगा आपका जो क्वेश्चन उसको भी देखिए। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 1940 में। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों ये था रक्षा विभाग, ठीक है, सॉरी 98 का सी होगा, खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक है। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों ये था उनका खाद्य और कृषि विभाग। ऑप्शन सी करेक्ट है। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो इसका भी जवाब होगा 1927 में, ऑप्शन सी। फिर आपका जो 100वां क्वेश्चन है, 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका जवाब भी ऑप्शन सी है, शोक दिवस। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो प्रश्न आ रहे हैं बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मतलब जीएस वाला जो पोर्शन है मुझे तो सरल लग रहा है थोड़ा सा फिलहाल। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के लिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए। तो ये जो किताब थी किसने लिखा था ये प्रश्न है, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी ये किताब। भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो यहाँ पर कुल मिला के जो 3 विकल्प हैं, तो भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में प्रश्न है ये। इसका आंसर बनेगा 1 से अधिक, यानी कि पहला था कि इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, करेक्ट है। इसने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को ये कमजोर कर सकती थी। और इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो यहाँ पर सभी जो विकल्प हैं, तीनों विकल्प वो सही हैं, तो ऑप्शन डी आप इसका आंसर मानेंगे। कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो दोस्तों यहाँ पर भी वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा।
अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर भी भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता। संविधान, ये सही है, ये सही होगा। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है और देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती हैं, ये सही है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था कि भारतवर्ष के संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो विकल्प हैं, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, तो यही यहाँ पर सही है, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, भारत जो है वो एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है, करेक्ट है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। तो उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं, ये भी सही है। तो यानी कि हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? आंसर डी माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। प्रश्न होगा कि भारत में दबाव समूह किससे पीड़ित है? दबाव समूह जो है ये किससे पीड़ित है? तो यहाँ पर जो बेसिकली है क्वेश्चन की, प्रेशर ग्रुप इन इंडिया सफर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा फ्रेंड्स? तो संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। तो ऑप्शन डी इसका सही बनेगा, ऑप्शन डी। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता ये मूल अधिकार है, कोई भी आदमी चुप रह सकता है, ठीक है। बोलने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि भैया बोल। प्रावधान और भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब हम इसका आंसर देखेंगे। फटाफट पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। तो चलिए मैच कराते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भारत की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं, इसका जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 42 में, ठीक है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में। समान सिविल संहिता ये अनुच्छेद 44 है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49। तो इस प्रकार से ये मैच हो रहा है, तो ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? किसकी जिला नियोजन समितियां जो बनती हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर सही हो रहे हैं, तो उत्तर मानेंगे हम ऑप्शन डी को। दूरदर्शन टेलीविजन का जो ध्येय वाक्य है जो नीचे लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है बताओ? तो ये लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम, आपने जरूर पढ़ा होगा उसे। और भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज इन गोवा, ठीक है, गोवा में स्थित है। और इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो दोस्तों जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं वो जाने जाते हैं साम्यवाद पूंजीवाद के लिए नहीं जाने जाते, एकात्म मानववाद के लिए जाने जाते हैं। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया था? सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। जनजाति गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया था कब से? ये बिरसा मुंडा की जयंती होती है 15 नवंबर 2021 से इसको स्टार्ट किया गया है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाके यहाँ पर प्रश्नों को पूछा गया है। मैंने कहा था कि अब आप लोग थोड़ा सा डीप में पढ़िए क्योंकि सरल प्रश्न अब नहीं आ रहे हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो राजस्थान में बाजरा जो है सबसे अधिक उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा देख रहे हैं आपकी जो भी प्रश्न आ रहे हैं सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, प्रश्न सरल हैं लेकिन उसमें जो फैक्ट पूछे जा रहे हैं वो अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं?
तो ये होता है अवसादी सेल, विकल्प ए। चाप झील, ऑक्सबो, ये झील कहाँ पर पाई जाती है? ऑक्सबो झील कहाँ पर पाई जाती है? तो नदी घाटियों में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 121 का सी। अब देखो यहाँ पर ना आप लोग 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल और 22 मई को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है? जो सींग युक्त गैंडा हो, तो ये आप जानते ही हैं, काजीरंगा असम में है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 122 का यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी होगा। 123 क्वेश्चन क्या है? 123 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहे हैं कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन सी। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? 124 का आंसर सी होगा, पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, तो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है? 126 का यहाँ पर जो आंसर है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन, पारिस्थितिक अशांति, तबाही, ये तीनों में से कोई नहीं है, यानी कि आंसर ई बनेगा। फिर आगे बढ़िए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है किसमें? तो दोस्तों यहाँ पर जो ओजोन छिद्र है वो स्पष्ट कहाँ पर होता है ज़्यादातर? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन ई को उन्होंने सही माना है। 131 का जो ई विकल्प है उसको उन्होंने सही माना है। 127 पे आ जाइए, काले फेफड़े का रोग संबंधित है किससे? 127 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि काले फेफड़े का जो रोग है वो कोयला खनिकों से संबंधित है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि कोयले के कारण मतलब उनके अंदर जो है वो चला जाता है सब कोयला, और उनके जो फेफड़े होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। तेल स्लिक क्या होता है? तो ये है समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म जो बन जाती है, इसको कहते हैं तेल स्लिक। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो ये विशालकाय पांडा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होगा? ये बढ़ जाता है। क्वथनांक आप समझ रहे हैं ना, उबलने का जो तापमान होता है उसको क्वथनांक कहते हैं, तो वो बढ़ जाएगा। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि, तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न पूछ लिया है कि आपका आंसर आपको बताना है। साबुन और डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर है। ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? 133 का जो आंसर है वो सीसा माना गया है, जिसको लेड कहते हैं आप। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर दाब जो होता है ना वो घट जाता है, तो पानी जो है कम तापमान पर ही उबलने लगता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय। यहाँ पर पूछ रहा है कि इसको एक सार्थक क्रम में रखिए, मतलब सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो दंड तो पहले मिलेगा नहीं, पुलिस भी पहले आएगी नहीं, अपराध होगा, न्याय होगा, निर्णय होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो 135 का जो आंसर है वो दोस्तों यहाँ पर क्या मान रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर अपराध होगा, फिर क्या होगा, पुलिस आएगी, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर न्याय होगा, न्याय होने के बाद क्या होगा, निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद तब दंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प आपका है वो सी है। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था। शब्द कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता? 136 का जो आंसर है वो है टाइटल, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि मिलेंगे नहीं, तो ये नहीं बन सकता है। इसके बाद आते हैं आगे 137 नंबर के क्वेश्चन पे। रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजू जितना लंबा नहीं है, तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, इसको बस मैं आंसर बता दूंगा आपको। ये इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। एक निश्चित कूट में 138 वाला जो प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन सी है ये सही है। अब इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको दूंगा, ठीक है। जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार किस एक से कागज संबंधित है? कांच संबंधित है बालू से,
तो कागज किससे संबंधित है? यहाँ पर जो विकल्प हैं उसमें ई को उत्तर माना गया है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है ये मैथ के प्रश्न है, तो डायरेक्टली आंसर ही बता देता हूँ आपको। 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिसमें प्रयुक्त संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरूप में है। तो इसका आंसर माना गया है ऑप्शन सी को। ठीक है, ऑप्शन सी को माना गया है। और नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो गिनना सीख लीजिए, आता होगा आपको, मुझे पता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। 6 और 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ होंगी। 142 का बी है। और यदि 9 स्टार 7 इक्वल टू 32, 13 स्टार 7 इक्वल टू 122, इस प्रकार का प्रश्न है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी को माना गया है। नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 144 का आंसर ऑप्शन ए को माना गया है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं, बस कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी को माना गया है, गुलाब, गेंदे का फूल, कमल। ठीक है, 146 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। ए जेड जी टी एम एन डैश मतलब क्वेश्चन मार्क, उसके बाद वाई बी। यहाँ पर उत्तर को एस एच लिया गया है। यदि किसी निश्चित भाषा में आर ई एम ओ टी रिमोट को आर ओ टी ई एम ई के रूप में कोडित किया जाता है तो स्लोली कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर लिख रहे हैं ऑप्शन बी के रूप में, एस डब्ल्यू डबल एल ओ वाई। ठीक है, तो वही क्रम आपको यहाँ पर बदल देना था, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे? तो उससे बात करेंगे, समस्या जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं। ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं उसके बाद कितने लड़के होंगे? तो यहाँ पर जो उत्तर है वो ऑप्शन बी को माना गया। और ये अंतिम प्रश्न होगा कि अन्य से भिन्न को चुनिए। अन्य से भिन्न को चुनिए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका उत्तर है। तो सभी 150 प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और नीचे रफ्तार के लिए स्थान, मतलब पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके सामने है। क्वेश्चन पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो